welcome back. In this video I am going to discuss how to highlight text. बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि टेक्स्ट बुक में हाईलाइटिंग कैसे की जाती है, तो उस प्रोसीजर को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. क्यों जरूरी है हाईलाइटिंग करना? रीजंस आर it is the smart way of learning. It is highly recommended when line to line reading is advised. आप लोगों को पता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे IAS, PCS, IIT, JEE, इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहां पर स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होता है कि वो लाइन टू लाइन रीड करे. अगर स्टूडेंट लाइन टू लाइन रीड करे तो वो उस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता है, एग्जाम को क्रैक कर सकता है. तो इस मेथड की हेल्प से ऐसा किया जा सकता है, लाइन टू लाइन रीड किया जा सकता है, उसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है. अनदर एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज इट डेवलप्स इंटरेस्ट एज वेल एज बूस्ट कॉन्फिडेंस इन दिस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा स्टूडेंट का, इसलिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है. Now what are the advantages? Advantages are it makes the revision easier. आप 5 to 10 मिनट्स में, विद इन 5 to 10 मिनट्स एक चैप्टर को कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इफ इट इज हाईलाइटेड. एग्जाम्पल के लिए एक चैप्टर सॉलिड स्टेट 12th क्लास का, वो मैंने लिंक में दिया है, आप देख सकते हैं. उसे रीड करना बहुत ईजी होगा, हाईलाइटेड है. अनदर एडवांटेज इज इट सेव्स टाइम. टाइम बचेगा जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होगा. विद प्रैक्टिस यू विल बी अवेयर अबाउट ऑलमोस्ट एवरी लाइन ऑफ द बुक. अगर आप अच्छे से इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बुक की हर लाइन का आइडिया होगा कहाँ पर क्या लिखा है. इट विल इंक्रीज योर मार्क्स इन सब्जेक्ट, इट विल इंक्रीज योर होल्ड ऑन द सब्जेक्ट. नाउ बिफोर डिस्कसिंग क्या करना चाहिए, मैं ये डिस्कस कर रहा हूं क्या नहीं करना चाहिए, बट डोंट टू डू. डोंट हाईलाइट चैप्टर इन द फर्स्ट गो. फर्स्ट रीडिंग में ही चैप्टर को कभी हाईलाइट नहीं करना चाहिए. एटलीस्ट यू शुड हैव रीड इट ट्वाइस बिफोर हाईलाइटिंग. डोंट हाईलाइट द चैप्टर बिफोर नोइंग द पैटर्न ऑफ एग्जाम इन विच यू आर गोइंग टू अपीयर. आपको रीडिंग 2 बार कर लेने के साथ साथ चैप्टर की रीडिंग कर लेने के बाद आपको एग्जाम पैटर्न का भी आइडिया होना चाहिए जिसमें आप अपीयर हो रहे हैं. एग्जाम पैटर्न से मीनिंग है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपको लास्ट के 4 to 5 ईयर के क्वेश्चंस देख लेने हैं जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं. डोंट हाईलाइट एवरी वर्ड ऑफ द लाइन और एवरी लाइन. एक डायग्राम यहाँ शो किया हुआ है जिसमें पूरी बुक को हाईलाइट किया हुआ है. ऐसा नहीं करना चाहिए. कोई भी जो लाइन होती है उसमें 1-2 वर्ड्स सिग्निफिकेंट होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको अगर हमें पता लग जाए तो हम लाइन उसके अबाउट फ्रेम कर सकते हैं. सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट सिग्निफिकेंट वर्ड्स अबाउट विच लाइन कैन बी फ्रेम्ड. नाउ व्हाट आर द थिंग्स टू डू? एज डिस्कस्ड, रीड चैप्टर एट लीस्ट ट्वाइस. कम से कम 2 बार चैप्टर पढ़ लेना चाहिए हाईलाइटिंग स्टार्ट करने से पहले. गो थ्रू दी एग्जाम पैटर्न को समझ लेना चाहिए. सेलेक्ट 1 or 2 वर्ड्स, जिसको मैं कह रहा था सिग्निफिकेंट वर्ड्स, इनको सिलेक्ट कर लेना चाहिए. दैट विल गिव मेन आइडिया ऑफ दिस सेंटेंस. यू कैन यूज डिफरेंट कलर हाईलाइटर्स, बट आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि जस्ट 2 या 3 हाईलाइटर्स ही यूज करें. बहुत ज्यादा अगर कलर्स यूज करते हैं तो भी इट क्रिएट कंफ्यूजन. 2 or 3 type of highlighters you can use. Now how it is done, इसको समझने के लिए एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री 12th क्लास का, वहां से एक टॉपिक एड्सॉर्प्शन वो मैंने लिया है. तो ये एक पैराग्राफ है जिसको हाईलाइटिंग करना मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे. तो इसमें टोटल 3 पैराग्राफ दिख रहे हैं जिसमें से 2 काम के हैं. थर्ड में तो जस्ट ये बताया क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ इसमें गिवन है उसमें सरफेस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया गया है. सेकंड पैराग्राफ में क्लीन सरफेस होने पे एम्फेसाइज किया गया है. तो मैं इसे रीड कर रहा हूँ. सरफेस केमिस्ट्री इट डील्स विद द फिनोमिना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेसेस. Interface or surface is represented
by separating the bulk phase by a hyphen or a slash. For example, अगर solid और gas है तो उसके बीच में solid slash gas और solid hyphen gas लिख सकते हैं. Due to complete miscibility, there is no interface between the gases. The bulk phase that we came across in the surface chemistry may be pure compound, for example, water or any solid, or solution can be there. इंटरफेस फ्यू मॉलिक्यूल थिक होता है, एरिया डिपेंड करेगा साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द बल्क फेज. मैनी इंपॉर्टेंट फिनोमिना नोटिसेबली अमंग दीज बीइंग आर कोरोजन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन. दे अकर एट इंटरफेस. Subject of surface chemistry find application in industry, analytical work and daily life situations. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने रीड किया इसमें एम्फेसाइज किया गया कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है उसे बताने की कोशिश की गई है. सेकंड पैराग्राफ, टू अकॉम्प्लिश सरफेस स्टडी मेटिकुलसली इट बिकम इम्पेरेटिव टू हैव अ क्लियर really a clean surface under high vacuum of order 10 raised to power minus 8 to 10 raised to power minus 9 Pascal. It is now possible to obtain ultra clean surface of metals. Solid material with such clean surface need to be stored in vacuum, otherwise this will be covered by molecules of major component of air, namely dioxygen and dinitrogen. In this unit you will be studying some important feature of the surface chemistry such as adsorption, catalysis and colloids including emulsion and gels. तो अगर मैं इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ मुझे हिंट क्या मिली. जो पहला पैराग्राफ है उसमें सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया है कि इसमें क्या पढ़ते हैं. सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें क्लीन सरफेस पे फोकस किया गया. ठीक है. अब अगर एग्जाम के पैटर्न, मैंने कहा था 2 टाइम रीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद एग्जाम पैटर्न को भी समझना है कैसे क्वेश्चन आएंगे. तो एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे और इस पैराग्राफ को रीडिंग करने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस तरह से. तो पहला मैंने जो हाईलाइट्स किए जस्ट कुछ फ्यू वर्ड्स हाईलाइट किए जिससे मुझे कंप्लीट पैराग्राफ के बारे में हिंट मिल जाएगा. सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद सरफेसेस और इंटरफेसेस. दीज आर द सिग्निफिकेंट वर्ड्स, सरफेस और इंटरफेस. नाउ अगली लाइन में यहीं से रिमाइंड कर सकता हूँ. इंटरफेस जो है, 2 इंटरफेसेस को हम स्लैश या हाइफन से सेपरेट करते हैं. गैसेस के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होता है. इंटरफेस फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक होता है, डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे. तो ये चीजें फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है. उसके बाद कुछ सरफेस फिनोमिना के एग्जांपल्स गिवन है. तो एग्जाम में पूछे जाने लायक सरफेस केमिस्ट्री क्या स्टडी करते हैं, कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं. सेकंड पैराग्राफ इसमें क्लीन सरफेस पे फोकस किया गया है कि क्लीन सरफेस होना चाहिए. हाई वैक्यूम में क्लीन सरफेस क्रिएट किया जाता है और मेटल्स को स्टोर भी वैक्यूम के अंदर करना है ताकि वो क्लीन रहे. अगर एयर में रखेंगे तो डायनाइट्रोजन या डाइऑक्सीजन उसके ऊपर अटैच हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा. तो इस पैराग्राफ में क्लीन सरफेस पे फोकस किया गया. लेकिन इस पैराग्राफ से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में, एग्जाम पैटर्न में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आता है. तो मैंने जस्ट क्लीन वर्ड पे फोकस किए ताकि इस पैराग्राफ को जस्ट क्लीन वर्ड देखते ही मैं समझ सकता हूं कि इसमें क्लीनिंग सरफेस होने पे एम्फेसाइज किया गया है. एक और एग्जांपल लेता हूं, अगला जो इसको कंटिन्यू करता हूं. तो ये एक पैराग्राफ है, इससे नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है. देयर आर several examples which reveal that the surface of a solid has tendency to attract and retain the molecule of phase with which it comes in contact. These molecules remain only at the surface and do not go deeper into the bulk. Molecule surface पे ही रहते हैं, bulk में नहीं जाते. The accumulation of molecular species at the surface rather than in bulk of solid or liquid is termed as adsorption. This is a definition. Molecular species or substance which concentrate or accumulate at the surface. जो surface पे आएगा, इकट्ठा होगा, उसे कहते हैं adsorbate. And the material on the surface of which adsorption take place that is called as adsorbent. जिसके surface पे होगा वो adsorbent है, जो आएगा वो है adsorbate. Adsorption is essentially a surface phenomena. Solids, particularly finely divided state, have large surface area and therefore charcoal, silica gel, alumina gel, clay, colloids, metals in finely divided state they act as good adsorbent. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए कौन कौन से सब्सटेंस गुड एड्सॉर्बेंट होते हैं. कंडीशन है उनके पास लार्ज सरफेस एरिया हो. एड्सॉर्प्शन इन एक्शन, तो इनमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एब्जॉर्प्शन के डेली लाइफ से रिलेटेड.
gases such as O2H2, CO, Cl2, NH3, SO2 are taken in a closed vessel containing powdered charcoal. जो powdered charcoal होता है वो एड्सोर्बेंट होता है, तो ये चारकोल अपने सरफेस पे गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से गैस का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा. द गैस मॉलिक्यूल कंसंट्रेट एट द सरफेस ऑफ चारकोल. मॉलिक्यूल सरफेस पे अटैच हो गए चारकोल के, तो वॉल्स पे, कंटेनर की वॉल पे कोलाइड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज होगा. इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, अगर हम चारकोल डाल देंगे, डाई कलर्ड सब्सटेंस होता है कोई भी, तो कलरलेस हो जाएगा क्योंकि डाई के पार्टिकल चारकोल के सरफेस पे अटैच हो जाएंगे. सेम वे में शुगर कलरलेस होती है, चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब होकर. एयर को ड्राई करने के लिए सिलिका जेल यूज किया जाता है, डिह्यूमिडाइजर होता है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. और रिमूव करने की प्रोसेस को डिसॉर्प्शन कहते हैं. तो हाईलाइट रीड कर लेने के बाद, एग्जाम पैटर्न पे आने के बाद हाईलाइट कैसे करेंगे, ये इस तरह से. तो मैंने हाईलाइट किए कुछ फ्यू वर्ड्स, कंप्लीट लाइन नहीं किए हैं, आप लोग नोट करिए इस चीज को. अट्रैक्ट एंड रिटेन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन मॉलिक्यूल्स, इस प्रोसेस को एड्सॉर्प्शन कहते हैं. ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस. सरफेस किसका हो सकता है, सॉलिड या लिक्विड का. जो एक्यूमुलेट होगा सरफेस पे दैट इज एड्सॉर्बेट, जिसका सरफेस होगा उसे एड्सॉर्बेंट कहते हैं. फाइनली डिवाइडेड स्टेट में सब्सटेंस जो है एड्सॉर्बेंट एक्ट करते हैं. यहाँ पर एक लाइन छूटी है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए. कौन कौन से सब्सटेंस एड्सॉर्बेंट होते हैं, चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलोइड, एक्सेट्रा. अब ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को जस्ट कुछ वर्ड्स से ही मैं पूरे मीनिंग को समझ पाऊंगा. प्रेशर डिक्रीजेस, गैस का कंटेनर जिसमें चारकोल डाल दिया, प्रेशर कम होगा क्योंकि गैस के पार्टिकल चारकोल पे अटैच हो जाएंगे. कलरलेस हो जाएगा, डाई के अंदर चारकोल डाल देंगे, डाई के पार्टिकल चारकोल के सरफेस पे अटैच होंगे, कलरलेस हो जाएगा. शुगर का एग्जांपल था जिसमें शुगर जो है वो भी कलरलेस हो रही थी, चारकोल के सरफेस पे कलर्ड पार्टिकल अटैक हो रहे थे. क्लियर, ड्राई हो जाती है सिलिका जेल की वजह से. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. रिमूव करने की प्रोसेस को डिसॉर्प्शन कहती है. तो इन कुछ फ्यू वर्ड्स को हाईलाइट करने के बाद अब मेरा चैप्टर को रीड करना बहुत आसान है, तो इसलिए हाईलाइटिंग की जाती है. एक पैराग्राफ आप लोगों के लिए कि आप क्या हाईलाइट करेंगे, ये पैराग्राफ गिवन है, आप लोगों को रीड करना है. वीडियो को पॉज करिए, रीड करिए और फिर जज करिए क्या हाईलाइट करना है. मैं शो कर रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या हाईलाइटिंग वाले पॉइंट है. दिस इज द क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई एग्जाम में, इवन कॉम्पिटिटिव में भी. वाटर वेपर्स वो एड्सॉर्ब होते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर और एड्सॉर्ब होते हैं सिलिका जेल के ऊपर. जब दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हैं, प्रोसेस को सोर्प्शन कहते हैं. एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, पार्टिकल सेम एनवायरनमेंट में नहीं होते. नेक्स्ट पैराग्राफ ये भी एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड ही है, आप लोग रीड करिएगा और सोचिएगा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे निकल सकते हैं. इसमें थर्मोडायनेमिक फैक्टर ऑफ एड्सॉर्प्शन पे डिस्कशन है. थर्मोडायनेमिक फैक्टर का मतलब होता है डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज. तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसा कुछ इस पैराग्राफ में डिस्कशन है. तीनों ही नेगेटिव होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ. डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है. डेल्टा एच नेगेटिव होता है, इसका मीनिंग है कि हीट रिलीज होती है. डेल्टा एस नेगेटिव होता है, जिसका मीनिंग है कि एंट्रोपी डिक्रीज होती है. तो ये पूरा इस पैराग्राफ में गिवन है, आप लोग रीड करिएगा. एग्जाम पैटर्न देखने के बाद हाईलाइट करने लायक जो वर्ड्स हैं वो मैं शो कर रहा हूँ. ये कुछ वर्ड्स हैं जिससे हम पूरे मीनिंग को समझ सकते हैं. तो जो मैं रीड कर देता हूँ, सरफेस पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है, जिसकी वजह से एड्सॉर्प्शन होता है. एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा. डिक्रीज इन द रेजिडुअल, इसमें मेंशन है कि एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि जब एड्सॉर्प्शन होगा तो रेजिडुअल फोर्सेस, जो सरफेस पे अनबैलेंस फोर्स है वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज होगी. एनर्जी डिक्रीज होने का मीनिंग है एनर्जी रिलीज हो रही होगी. एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव. सेम वे में एंट्रोपी डिक्रीज होगी. पार्टिकल गैस के पहले रैंडम थे, अब वो ऑर्डर में आके अरेंज हो गए, तो डेल्टा एस नेगेटिव. ये गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए.
बाद में डेल्टा जी शुरू में नेगेटिव होता है, धीरे धीरे कम नेगेटिव होता है, फाइनली वो जीरो होता है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। दो तरह का एड्सॉर्प्शन होता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजियोप्शन कहते हैं, इसमें वन डर वाल फोर्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड हो तो केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिजोप्शन कहा जाता है। केमिकल बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है। इट इन्वॉल्व हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है केमिजोप्शन में, इसलिए उसको एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। कई बार फिजियोप्शन केमिजोप्शन में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है डाइहाइड्रोजन का, वो पहले फिजिजोप होता है, उसके बाद केमिजोप होता है। तो ये पूरा पैराग्राफ मेरे लिए हाईलाइट होने के बाद रीड करना बहुत आसान था, आप लोगों को भी बहुत इजी लगेगा जब आप लोग इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेन बात यही थी इसमें समझाने लायक कि आपको कुछ वर्ड्स को ही हाईलाइट करना है, पूरी लाइन को हाईलाइट नहीं करना है, और हाईलाइट फर्स्ट टाइम में नहीं करना है, कम से कम 2 बार रीड करो, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसे पढ़ो, उसके बाद हाईलाइट करो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू विल बिकम। थैंक यू।